सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। का पहला प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रारंभ होता है। मतलब जो संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उसका प्रारंभ किस कथन से होता है। देखो, कथन ए है सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन बी सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन सी सभ्यता प्रगति एवं संस्कृति, ऑप्शन डी सभ्यता एवं समाज, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सभ्यता और प्रगति, है ना। सभ्यता और प्रगति के कथन के साथ ही संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब गलत कथन कौन सा है उसको अपने को देखना है। ऑप्शन ए है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान वस्तुनिष्ठता है। ऑप्शन बी व्यवहारवादियों ने बालक में सुधार और परिवर्तन के लिए आनुवंशिक लक्षणों को गौण एवं वातावरण के महत्व को प्रमुख स्थान दिया है। ऑप्शन सी संरचनावादियों ने अपने अध्ययन को अनुभव पर केंद्रित किया है, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इनमें से असत्य कथन को अपने को देखना है। तो सबसे पहला कथन है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान वस्तुनिष्ठता है। तो ये कथन सत्य है, व्यवहारवादी जो है वो वस्तुनिष्ठता पर ही आधारित है। और ऑप्शन बी में है व्यवहारवादी ने बालक में सुधार और परिवर्तन के लिए आनुवंशिक लक्षणों को क्या माना है, गौण माना है, मतलब सेकेंडरी माना है, द्वितीयक माना है, जबकि वातावरण के महत्व को प्रमुख मतलब प्रथम माना है। तो ये कथन भी सही है। और संरचनावादियों ने अपने अध्ययन को अनुभव पर केंद्रित किया है, तो ये भी कथन सत्य है। इसका मतलब है कि तीनों ही जो कथन है वो सत्य है, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब तीनों ही कथन है वो सत्य है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है प्रोत्साहन, ऑप्शन बी खुशी, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी में है पुरस्कार, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी पुरस्कार। देखो, कई लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि प्रोत्साहन होगा, प्रोत्साहन नहीं होता है। प्रोत्साहन सकारात्मक अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है। प्रोत्साहन का मतलब ये हो गया कि किसी को मोटिवेट करना, है ना। हालांकि पुरस्कार देकर भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन केवल पुरस्कार ही देना वो फिर नकारात्मक अभिप्रेरणा का कारण भी बन जाएगा। फिर बच्चा जो पढ़ाई करेगा वो केवल पुरस्कार पाने के लिए ही करेगा, है ना। बच्चा है जो पढ़ाई करेगा फिर पुरस्कार पाने के लिए, इनाम पाने के लिए ही पढ़ेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी पुरस्कार। तो पुरस्कार एक नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कथन एक अभिवृद्धि वृद्धि सूचक होती है, कथन दो जबकि विकास वृद्धि व हास्य सूचक होता है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी कथन एक एवं कथन दो दोनों सही है, ऑप्शन डी में है कथन एक एवं कथन दो दोनों गलत है, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, कथन एक है अभिवृद्धि वृद्धि सूचक होती है, बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि का मतलब केवल शारीरिक वृद्धि से ही होता है ना, ग्रोथ से ही होता है। अभिवृद्धि का मतलब वृद्धि ही है, ठीक है। और विकास का जो अर्थ होता है, विकास में वृद्धि भी होती है और हास्य भी हो सकता है। जैसे मान लिया कि जब हरलोक ने क्या बताया, हरलोक ने बताया कि विकास के अंदर कुछ चीज़ों का क्या होता है, हास्य भी होता है ना। जैसे दूध के दांत गिर जाते हैं फिर नए दांत आते हैं। तो इस प्रकार जो विकास होता है उसमें वृद्धि भी होती है और हास्यता के लक्षण भी मौजूद होते हैं। इसलिए दोनों ही कथन सत्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी कथन एक एवं कथन दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, संवेग को व्यक्ति की डैश 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 अवस्था कहते हैं। मतलब संवेग को व्यक्ति की कौन सी अवस्था कहते हैं। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी ऊर्जाहीन, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तेजित। मतलब संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। क्या कहता है, उत्तेजित अवस्था कहता है। इसमें व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य का संक्रमण काल कहलाता है
है ना। मतलब बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो बीच का जो समय होता है या जो काल होता है, मतलब एक बालक बाल्यावस्था से जब किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो न तो वो पूर्ण रूप से बालक होता है और न ही वो पूर्ण रूप से किशोर होता है। तो ये दोनों के बीच की जो अवस्था है उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखो, ऑप्शन ए है यूथी प्रावस्था, ऑप्शन बी में है ट्रांसिएट अवस्था या प्रावस्था, ऑप्शन सी में प्यूबर्टी अर्थात वह संधि काल, ऑप्शन डी में है एडोलसेंस और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, युति प्रावस्था और ट्रांसिएट प्रावस्थाएं हैं वो पाई जाती है अपने टीडे में। हालांकि ये भी अवस्था परिवर्तन से ही संबंधित है, लेकिन इस प्रकार की जो प्रावस्थाएं हैं वो टीडे में पाई जाती है, जो कीट होता है ना। और बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य का जो संक्रमण काल होता है उसको अपन प्यूबर्टी या वह संधि काल कहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है जॉन ड्यूवी, ऑप्शन बी में है बीएस ब्लूम, ऑप्शन सी में है हर्बर्ट, ऑप्शन डी में है एडलर और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, मूल्यांकन प्रक्रिया का जो त्रिभुज है वो प्रस्तुत करने वाले थे बीएस ब्लूम। कौन थे? बीएस ब्लूम। त्रिभुज का मतलब होता है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक होते हैं, और वो 3 मुख्य घटक क्या होता है? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन। तो ये एक त्रिभुजाकार रूप से व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे से क्या होता है? आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इनका जो आकार बनता है वो त्रिभुजाकार होता है। मतलब उद्देश्य अधिगम से जुड़ा होता है और अधिगम है वो मूल्यांकन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों आपस में अंतर संबंधित होता है, तो एक त्रिभुज बनता है। तो ये जो त्रिभुज प्रस्तुत करने वाले थे वो थे बीएस ब्लूम। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का त्रिभुज निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? देखो, दोनों ही प्रश्न यहाँ पे लेने का मेरा औचित्य यही है कि दोनों में कंफ्यूजन मिट जाए। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें था मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज, और इस प्रश्न में मैंने लिया है शिक्षण प्रक्रिया का त्रिभुज निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन ए है जॉन ड्यूवी, ऑप्शन बी में है एडलर, ऑप्शन सी में है हर्बर्ट, ऑप्शन डी में है बीएस ब्लूम और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो त्रिभुज है वो प्रस्तुत करने वाले थे अपने जॉन ड्यूवी। कौन थे? जॉन ड्यूवी। और इस शिक्षण प्रक्रिया के त्रिभुज में 3 घटक कौन से होते हैं? छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम तीनों एक दूसरे से आपस में क्या होता है? अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए त्रिभुजाकार शेप बनता है, ठीक है। इसलिए इसको शिक्षण प्रक्रिया का त्रिभुज कहते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, अधिगम डैश 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 होता है क्योंकि यह व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाता है जो कि डैश 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 है। मतलब दोनों खाली जगहों में क्या आएगा? ऑप्शन ए है बाह्य आंतरिक, ऑप्शन बी में आंतरिक आंतरिक, ऑप्शन सी में है आंतरिक बाह्य, ऑप्शन डी में है बाह्य बाह्य और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी बाह्य बाह्य। दोनों ही खाली जगहों में बाह्य बाह्य आएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सेंटेंस बनेगा अधिगम बाह्य होता है क्योंकि यह व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाता है जो कि बाह्य होता है। ध्यान रखना, अधिगम आंतरिक नहीं होता है, अधिगम बाह्य होता है। बाह्य क्यों होता है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति में किसी चीज को लेकर कोई भी अधिगम होगा, किसी भी प्रकार का अधिगम होगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और व्यवहार हमेशा बाहर बाह्य तौर पर दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवहार एक प्रकार का बाह्य परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है वो बाहर परिलक्षित होता है, इसलिए अधिगम बाह्य होता है क्योंकि यह व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाता है जो कि कौन? व्यवहार। व्यवहार खुद क्या है? बाह्य होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, आत्मस्वीकृति एवं सुरक्षा की समस्या किस अवस्था के प्रमुख लक्षण है? मतलब यहाँ पे 2 लक्षण लिए गए, एक तो आत्मस्वीकृति और एक सुरक्षा की समस्या। तो ये जो दोनों ही लक्षण है वो किस अवस्था के प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी गर्भावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो लक्षण है वो अपने किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है। किसके? किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी किशोरावस्था। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जरूर शेयर करना है, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन क्लास अपलोड करते ही आपको तुरंत मिल जाए और आपकी तैयारी और अधिक बेटर हो सके, सुदृढ़ हो सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।